हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष मुखारिया फ्रॉम एनआईटी भोपाल। आई होप कि आपकी पढ़ाई जो है वो काफी अच्छी चल रही होगी। तो थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से चैनल पर लंबे टाइम से वीडियोस नहीं आई थी और पैटर्न चेंज होने के बाद ये मेरी पहली वीडियो है। तो मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एंड उसके बाद मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पर क्या इफेक्ट रहेगा इस चीज का वो भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिससे आप एक प्रैक्टिकल टारगेट जो है वो सेट कर सकें। तो देखो, आपका जो पेपर रहेगा, पेपर में आपका सेक्शन ए रहेगा जिसमें आपके 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन ही आपके कंपलसरी होंगे। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और सेक्शन बी में पहले 10 क्वेश्चन आते थे, अब केवल 5 ही क्वेश्चन आएंगे और वो भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन होंगे और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी और 5 ही क्वेश्चन आपको कंपलसरीली करने हैं। सेक्शन बी में जो कि इंटीजर टाइप है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से एक अच्छा टोटल बनना अब काफी ज्यादा टफ है। जब आप इस पैटर्न पर आप टेस्ट दोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब मैं टेस्ट दिया करता था और इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इवन मेरे पास चॉइस भी होती थी, मतलब पहले चॉइस होती थी कि 10 में से 5 ही करने हैं, तब भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन काफी गलत होते थे। अब आपकी चॉइस भी खत्म है, 5 ही करने हैं और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, तो एक अच्छा टोटल स्कोर करना काफी ज्यादा टफ है। इसकी वजह से आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कुछ इस तरीके से दिख रहे होंगे। 150 मार्क्स पर आपका 97 परसेंटाइल बन रहा होगा, 180 मार्क्स पर आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा एक एवरेज शिफ्ट के अंदर, और हो सकता है ये थोड़ा और कम हो जाए क्योंकि आप अभी इसकी पावर नहीं समझ रहे। फर्स्ट अटेम्प्ट की इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि जब आप सेकंड अटेम्प्ट में जाएंगे तो आपको 20 से 30 नंबर का अंतर देखने को मिल जाएगा सेम मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे, फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के कंपैरिजन में। आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो 22 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। 75 डेज के आसपास आपके पास टाइम बचा हुआ है। आपका अभी सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है वो मैटर करता है। यदि आप 10 से 12 चैप्टर पर भी हैं तब भी अभी 75 डेज में आपको मेहनत करनी है। मैं अभी आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी, कंप्लीट रोड मैप, एक प्लान बताने वाला हूं। उस प्लान के अकॉर्डिंग यदि आप चलोगे तो आप 150 मार्क्स तक तो पहुंच ही सकते हो, यदि आपके 10 से 12 चैप्टर भी हुए हैं तब भी। और यदि आपके 25-30 चैप्टर हो गए हैं तो आप यहां तक भी पहुंच सकते हो एंड आपने 50-60-70% सिलेबस कर लिया तो आप और अच्छा स्कोर कर लोगे। इस वीडियो में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। इस वीडियो में आपको रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट कैसे देना है। अब आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ना है यदि आपका सिलेबस काफी कम कंप्लीट हुआ है, अब आपको पढ़ना है चैप्टर वाइज। अब ये क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं एंड ये जो वीडियो होगी, इस वीडियो में आपको मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा नेक्स्ट 75 डेज के लिए। यदि आप इस रोड मैप को फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर बन जाएगा। आपका टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को 2x स्पीड पर देखना, बट पूरा कंप्लीट देखना। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पूरा जो रोड मैप रहेगा वो स्टेप वाइज रहेगा। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपको लिस्ट बनानी है सब्जेक्ट वाइज। आपको खुद नहीं पता है कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट है और कौन सा चैप्टर किस तरीके से कंप्लीट है, किस चैप्टर में भी प्रैक्टिस बाकी है, किस चैप्टर में भी नोट्स बाकी है, किस चैप्टर में भी रिवीजन बाकी है। ये आपको खुद नहीं पता है। पूरी जो चीजें हैं वो आपके माइंड में मिक्स्ड हो चुकी हैं और आपका आपके डिमोटिवेशन का यही सबसे बड़ा रीजन है कि आपको आपकी प्रिपरेशन का ही एनालिसिस नहीं पता है। इसलिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बनानी है। कैसे बनानी है? आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में तीनों में इस तरीके से लिस्ट बनाना है। पहला जो कॉलम रहेगा वो चैप्टर का रहेगा, दूसरा कॉलम थ्योरी, तीसरा प्रैक्टिस का और चौथा जो कॉलम है वो रिवीजन का है। अब नंबर ऑफ चैप्टर्स की जब आप लिस्ट बना लोगे, किस तरीके से लिस्ट बनाना है आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। ये जो लिस्ट है, जितने भी बच्चे मेंटरशिप में ज्वाइन हुए थे मैंने सारे बच्चों से ये लिस्ट बनवाई थी, क्योंकि इसी लिस्ट को देखकर मैं उनको डेली टारगेट्स भी प्रोवाइड करता हूं और साथ ही इस लिस्ट से वो अपनी प्रिपरेशन का, मैं उनकी प्रिपरेशन का ट्रैक रख पाता हूं और वो खुद भी यदि देख लिया जाए तो उनको अपनी प्रिपरेशन का ट्रैक पता रहता है। तो स्क्रीन पर भी आपको काफी एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। इस तरीके से आपको लिस्ट बना लेनी है और जिन जिन चैप्टर्स में आपकी थ्योरी कंप्लीट है केवल थ्योरी पे टिक कर दो। जिन जिन में प्रैक्टिस कंप्लीटेड है, प्रैक्टिस मतलब एटलीस्ट 100 क्वेश्चन, चाहे मॉड्यूल से किए हो या फिर पीवाईक्यू से किए हो, यदि 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीटेड है तो उस पर भी टिक कर दो। और डेफिनेटली बहुत पहले यदि आपने चैप्टर पढ़ा था तो उसको आपने कभी एक बार पूरा रिवाइज भी किया है तो आप रिवीजन पे टिक कर दो। और जहां जहां आपने कुछ भी नहीं किया उसको टिक मत करो। और ये फिजिक्स में भी बनाओ, केमिस्ट्री में भी बनाओ और मैथमेटिक्स में भी बनाओ। इससे आपको आपकी प्रिपरेशन का एक्चुअली क्या लेवल है, कितना अमाउंट ऑफ सिलेबस कंप्लीट हुआ है और आपको एक पूरा एनालिसिस पता चल जाएगा केवल लिस्ट बनाने से। 10 से 15 मिनट लगेंगे लेकिन आपका पूरा माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाएगा यदि आप इस तरीके से लिस्ट बना लोगे, क्योंकि एक्चुअली में आपको सारी जो चीजें हैं वो पता पड़ जाएंगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये आपको बताया है कि आपके जो मार्क्स बनने वाले हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे नंबर ऑफ चैप्टर्स यू आर गुड एट। बस ये चीज अपने माइंड में कैप्चर कर लो कि जितने नंबर ऑफ चैप्टर्स तुम्हारे अच्छे होंगे
उतनी अच्छे तुम्हारे मार्क्स होंगे। तो पहली चीज तो यह है कि इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज आप लिस्ट बना लो। अब इससे पहले मैं स्टेप नंबर 2 बताऊं, आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं कि अब आपको जो स्टडी करना है वो चैप्टर वाइज करनी है, ना कि सब्जेक्ट वाइज। अभी तक आप क्या करते थे कि आप पर डे यदि देखा जाए तो 4 घंटे फिजिक्स पढ़ते होंगे, 4 घंटे मैथ्स पढ़ते होंगे, 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, बट अब आपको ऐसा नहीं पढ़ना है। यदि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके जो नंबर ऑफ जो चैप्टर्स हैं वो काफी कम कंप्लीट हुए हैं, तो अब आप चैप्टर वाइज ही पढ़ाई करें, क्योंकि इस तरीके से यदि आप पढ़ाई करोगे तो आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स डेफिनेटली पूरे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। यदि आपके केवल 10 से 15 चैप्टर हुए हैं और यदि आप चाहते हो कि अच्छा स्कोर लाओ, तो कम से कम आपको 40 से 50 चैप्टर तो करने ही पड़ेंगे। और 40 से 50 चैप्टर यदि आप करना चाहते हो अगले 75 डेज के अंदर, तो आपको केवल और केवल चैप्टर वाइज पढ़ना है। इस तरीके से पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स रहेगा, और किस दिन आप डिमोटिवेट हो जाओगे और किस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा आपको खुद नहीं पता है। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को और कॉम्प्लेक्स करोगे, क्योंकि वैसे ही आपका सिलेबस कम कंप्लीट हुआ है और लास्ट के टाइम में बच्चे के पास पेशेंस नहीं रहता है। ठीक है, पेशेंस की कमी होती है। मैं एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल रे ऑप्टिक्स है, लास्ट के टाइम में 30 घंटे में इसको आपको खत्म करना है। 10 से 12 घंटे में थ्योरी कंप्लीट करना है, 2 से 3 घंटे में रिवीजन और नोट्स बना लेना है, एंड 15 घंटे में आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। अब यदि आप 4 घंटे पर डे फिजिक्स पढ़ोगे तो कम से कम 10 दिन का टाइम लग जाएगा आपको रे ऑप्टिक्स को कंप्लीट करने में। 10 घंटे का, किसी दिन आप डिमोटिवेट हो जाओगे, किसी दिन आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, अराउंड 10 दिन का टाइम लगेगा। और आप एक बार सोच के देखो कि जिस बच्चे के पास 75 डेज बचे हैं और फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करने में वो 10 दिन का टाइम ले रहा है, फिर इसके बाद उसके पास बचेंगे केवल 65 डेज, तो पेशेंस आपके पास होगा ही नहीं, डिमोटिवेशन आपके पास ज्यादा होगा। इसलिए आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीनों सब्जेक्ट को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, टाइम टेबल बना रहे हो, चीजें मैनेज ही नहीं हो रही हैं, प्रेपरेशन को और कॉम्प्लेक्स कर रहे हो। नहीं, चीजें बिल्कुल सिंपल रखना है। और सिंपल कैसे रखना है? आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। मतलब रे ऑप्टिक्स आपने स्टार्ट किया आज, कल उसको खत्म कर दो। केवल रे ऑप्टिक्स आज पूरे दिन भर रे ऑप्टिक्स पढ़ो, कल भी पूरे दिन रे ऑप्टिक्स पढ़ो। आज उसका वन शॉट देखना है, बढ़िया से 10 से 12 घंटे का एक वन शॉट खोलो, 10 से 12 घंटे का जो वन शॉट है उसको खत्म कर दो। कल उठाओ पीवाईक्यूज और पीवाईक्यूज खत्म कर दो। वो सारी चीजें मैं भी बताऊंगा कि कैसे स्टेप्स में फॉलो करना है, लेकिन ये चीज अपने माइंड में क्लियर रख लो कि चैप्टर वाइज नहीं, चैप्टर वाइज पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक चैप्टर को 10 दिन तक ले जाओगे, उतना पेशेंस आपके पास नहीं है और आप चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। किस दिन आप डिमोटिवेट हुए आपको खुद नहीं पता है। इस तरीके से जाओगे तो आपने जो लिस्ट बनाई थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, जब आपके चैप्टर्स 1 दिन और 2 दिन में कंप्लीट होंगे और आप यहां पर टिक करोगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप टूवर्ड्स सिलेबस कंप्लीशन जल्दी जल्दी मूव करना चाहेंगे कि मैं जल्दी चैप्टर कंप्लीट करूं और यहां पे टिक कर दूं, प्रैक्टिस पे भी टिक कर दूं, थ्योरी पे भी टिक कर दूं, रिवीजन पर भी टिक कर दूं। आप इस तरीके से मोटिवेट भी होंगे और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होते हुए आपको दिखेगा। इसलिए आपको ये माइंड में रखना है। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि भैया इससे कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, क्योंकि यदि मैं केवल रे ऑप्टिक्स 2 दिन तक पढ़ूंगा तो फिर मेरी मैथ्स भी छूट जाएगी पीछे और मेरी केमिस्ट्री भी पीछे छूट जाएगी। देखो, आप एक दिन फिजिक्स का कर लो, एक चैप्टर कंप्लीट, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का कर लो, फिर उसके बाद मैथ्स का कर लो। और रिवीजन स्ट्रेटेजी आप काफी अच्छे से रखो जिससे आपकी कंसिस्टेंसी भी ब्रेक ना हो। अब रिवीजन कैसे करना है वो मैं अभी आपको आगे स्टेप्स में बताने वाला हूं। तो पहले तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। देखो, मैटर नहीं करता है कि आपके कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं, बस आप अपने माइंड में ये रखो कि जैसे जो आपने फिजिक्स की जो लिस्ट बनाई थी उसमें यदि आपके 10 चैप्टर भी हुए हैं, तब भी अब आपको चैप्टर वाइज स्टडी करते जाना है। और फिजिक्स में लेट्स अज्यूम कि 25 चैप्टर्स हैं, तो 10 से करके उसको कम से कम 20 चैप्टर्स तक ले जाओ। एंड सिमिलरली केमिस्ट्री में भी करो और मैथ्स में भी करो। मैथ्स में आपको पूरे नहीं करना है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब बात यह थी कि ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के जो चैप्टर वाइज ऑर्डर रहेंगे वो क्या रहने वाले हैं, किस ऑर्डर में आपको करना चाहिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो ऑर्डर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर की हैं। तो इररिस्पेक्टिव कि कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हुए हैं, आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ना चाहिए। इससे चीजें बिल्कुल सिंपल रहेंगी, आपको टाइम टेबल वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। इसके बाद यदि मैं स्टेप नंबर 2 की मैं बात करूं तो देखो, आप सबसे पहले ऑब्वियसली थ्योरी को कवर करोगे किसी भी चैप्टर की। तो थ्योरी आपको केवल और केवल वन शॉट से कवर करनी है। अब यदि आप किसी भी चैप्टर में लॉन्ग लेक्चर देखोगे तो आपका केवल टाइम ही वेस्ट होगा और आप कैसे भी करके अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि केवल 75 डेज आपके पास बचे हुए हैं। तो आपको केवल वन शॉट से थ्योरी कवर करनी है। और एक और चीज है, अपने माइंड से बिल्कुल ये हटा दो कि वन शॉट सफिशिएंट है या फिर नहीं है।
अभी तो वो आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। मंजिल सीरीज जो है आपको उसको फॉलो करना है, बाउंस बैक सीरीज को फॉलो करना है, या फिर अन अकेडमी पे जेई जुनून सीरीज चली थी, आप किसी भी एक सीरीज को बढ़िया तरीके से फॉलो कर सकते हैं। काफी सारे टीचर्स के वन शॉट डले हुए हैं, जिन टीचर से भी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है आप उनके वन शॉट देखो। लेकिन एक काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार आपने वन शॉट स्टार्ट कर दिया उसको स्विच मत करना, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक वन शॉट रे ऑप्टिक्स का यदि वो देखेंगे, उन्होंने 2.5 घंटे का वन शॉट देखा, अब 2.5 घंटे तक वन शॉट देखा, एक 8 घंटे का वन शॉट है, 2.5 घंटे तक देखा, वहां पे कुछ उनको पॉइंट समझ में नहीं आए, अब वो दूसरे वन शॉट पर जाएंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे, मतलब आपके 2.5 घंटे जो है वो वेस्ट हो गए। ऐसा नहीं करना है। कोई भी पॉइंट यदि आपको किसी भी वन शॉट में समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे उसको सर्च करना है। कोई भी थ्योरी नहीं आती है समझ में, गूगल पर आपको सर्च करके उसको देख लेना है, लेकिन वन शॉट को स्विच नहीं करना है। वही वन शॉट जो एक बार सिलेक्ट हो गया है अब वही देखना है। सारे इंपॉर्टेंट वन शॉट की जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद जो यूट्यूब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक 8 घंटे का वन शॉट देख रहे हो लेकिन उसमें 10 मिनट की कोई एक ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई है, तो वो 10 मिनट की केवल आप यूट्यूब पे सर्च करो। जैसे जैसे वर्क एनर्जी पावर आप एक चैप्टर कर रहे हो, उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम आपको समझ में नहीं आई है, तो वन शॉट को स्विच करने की जरूरत नहीं है, आप केवल वर्क एनर्जी थ्योरम देख लो 10 मिनट में और फिर से उसी वन शॉट पे वापस आओ और उसी को कंप्लीट करो। पूरे मिथ और जो मिसकॉन्सेप्शन है वो अपने माइंड से हटा दो कि ये सफिशिएंट है या फिर ये नहीं है, या फिर वो अच्छा है ये अच्छा नहीं है। एक बार वन शॉट स्टार्ट किया तो उसी से थ्योरी करनी है। और आपके पास बुक्स भी होंगी, तो यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप एनसीईआरटी उठा के उससे थ्योरी पढ़ लो, लेकिन वन शॉट को स्विच नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आपको थ्योरी केवल वन शॉट से देखनी है, ये चीज क्लियर हो गई। बेस्ट वन शॉट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद स्टेप नंबर 3 जो है उसमें आपकी आती है प्रैक्टिस। तो अब आपने जैसे ही वन शॉट देखा है, वन शॉट देखने के बाद आपको डायरेक्टली पीवाईक्यूज करने हैं। ये चीज आपको लग रही होगी भैया आप क्या बात कर रहे हो, मॉड्यूल्स एंड डीपीपी सॉल्व करने के बाद भी पीवाईक्यूज नहीं बनते हैं, और आप बोल रहे हो वन शॉट करने के बाद आप डायरेक्टली पीवाईक्यूज करो। हाँ देखो, एक्चुअली में जो एग्जाम का लेवल है आप उस लेवल पर खेलना चाहते हो, या फिर वही छोटे छोटे क्वेश्चन, लेवल 1 के क्वेश्चन, लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चंस करके अपने आप को केवल संतुष्टि देना चाहते हो, क्योंकि सिलेक्शन तो आपको वैसे भी नहीं होगा उन क्वेश्चंस को करने से जो इजी है। बात यह है कि मेंस में चाहे इजी क्वेश्चन हो, चाहे टफ क्वेश्चन हो, चाहे मॉडरेट क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट एक्चुअली में जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लास्ट के टाइम में आपको केवल वही करने हैं। तो आपको डायरेक्टली पीवाईक्यूज करना है, वन शॉट और फिर डायरेक्टली पीवाईक्यूज करना है। अब कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। आपने वन शॉट देखा तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप एक तरीका ये कर लो कि आप पहले आधा वन शॉट देख लो और जो जो टॉपिक्स उस आधे वन शॉट में कराए थे फिर उसकी पीवाईक्यूज कर लो, फिर बचा हुआ आधा वन शॉट करो और फिर जो बचे हुए पीवाईक्यूज है उनको कर लो। जो लिस्ट बनाई थी उसमें थ्योरी पे देन टिक कर दो और प्रैक्टिस पे भी टिक कर दो। आपको किस तरीके से करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको पहले 21 के करना है, देन 22, देन 23, फिर 19 के करना है, फिर 20 के करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 19 और 20 के थोड़े से टफ थे और 21 और 22, 23 के थोड़े से इजी थे। तो पहले आप इजी करोगे फिर आप टफ पर चले जाओगे। मैथ्स में आपको केवल 21, 22 और 23 के करने हैं, 19 और 20 के नहीं करना है। क्यों, क्योंकि मैथ्स यदि आप 19 और 20 के उठा के देखोगे तो इजी साइड है कंपैरेटिवली। यदि आप 21, 22, 23 के देखोगे तो आपको वैसे भी अब इजी क्वेश्चन नहीं करने हैं मैथ्स में, आप केवल 21, 22, 23 के कर लो। क्योंकि देखो जो 19 और 20 का टाइम था वहां पे मैथ्स इजी आती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री टफ आती थी। अभी 21, 22, 23 में आप देख ही रहे हो 24 में मैथ्स टफ आ रही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी आ रही है। इसलिए पुराने पेपर्स में मैथ्स मत करो, आप केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री ही कर लेना और 2024 के पेपर्स को छोड़ देना, उनको आप टेस्ट की तरह दे देना। अब यहाँ पे दो इंपोर्टेंट काफी पॉइंट है। सबसे पहली चीज तो ये है, जब आप पीवाईक्यूज करने जाते हो, यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप पर डायरेक्टली पीवाईक्यूज नहीं बनते हैं, डीमोटिवेट मत होना। सॉल्विंग सेशंस जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से सॉल्विंग सेशन देख लेना, लेकिन आपको करना पीवाईक्यूज ही है। अपने आप को धोखा मत दो, इजी क्वेश्चन करके तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कम से कम यदि तुम पीवाईक्यूज भी करोगे तो कुछ तो तुम कर ही लोगे, क्योंकि क्वेश्चन उसी से रिलेवेंट आएंगे। तुम मेरी बात नहीं मानोगे, जिस दिन एग्जाम में अपीयर होगे मैं तुम्हें बता रहा हूं पूरे जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें बिल्कुल पीवाईक्यू से सिमिलर दिखने वाले हैं। ठीक है, मैंने जेईई मेंस का एग्जाम 4 बार दिया है, 2 बार फ्रेशर में, 2 बार ड्रॉपर में। मैं आपको बता रहा हूँ पीवाईक्यू से हट के कुछ भी नहीं आने वाला है, पूरा पीवाईक्यूज वहां पे कॉपी मिलने वाला है आपका, सिमिलर क्वेश्चन होंगे आपके, आप देख लेना। इसलिए पीवाईक्यूज ही करो, कम से कम कुछ तो अच्छा कर लोगे। देखो आप सेकंड जो चीज है
कीप पेशेंस, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। जब आप पीवाईक्यूज करने जाते हो तो 30-40 क्वेश्चन तक तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करो अपने आप से कि आप पर बनने लग जाएंगे। आप क्या करो, जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हो उसको अपना फुल पोटेंशियल दो, नहीं होता है आप थोड़ी सी हिंट लो सॉल्यूशन से और फिर उसको देखो, नहीं होता है फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आता है डाउट नट पे उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लो और आगे बढ़ते जाओ और कम से कम 30-40 क्वेश्चन तो कर ही लो, वो एज अ सॉल्व्ड एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद जब 40, 50, 60, 70 पे जाओगे बनने लग जाएंगे और 100 तक आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी सिंस टाइम कम है तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि आप केवल 100 पीवाईक्यूज ही कर लो, वन शॉट देखो 100 पीवाईक्यूज कर लो, ठीक है ना एटलीस्ट। अब ऑलरेडी यदि आप पीवाईक्यूज कर चुके हो कुछ कुछ तो आप पूरे ही कंप्लीट करना है यदि अच्छा स्कोर चाहते हो और आपके काफी नंबर ऑफ चैप्टर्स हो गए हैं तो फिर आप 150-200 भी पीवाईक्यूज कर लो और अच्छा रहेगा। लेकिन फिलहाल यदि आपके चैप्टर्स कम है तो आप केवल 100 भी करते हो तो भी बढ़िया है और इसके बाद आपकी 100 क्वेश्चन होने के बाद जो आपने लिस्ट बनाई थी उस पर टिक करके आगे बढ़ जाना। तो ये चीज अपने मन में रखो कि अब आपको प्रैक्टिस में डायरेक्टली पीवाईक्यूज करने हैं। तो इसके बाद बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की कि आपको शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाना है। सबसे पहली चीज तो ये है, यदि आपको मैथमेटिक्स में नोट्स नहीं बनाना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहां पर मैंने मैथ्स के नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। लेकिन आपको ये चीज काफी अच्छे से पता है कि फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड आ रही है और केमिस्ट्री भी काफी इजी आ रही है, आपके जेईई मेंस के पेपर में एनसीईआरटी बेस्ड आ रही है, इसलिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में लास्ट टाइम में भी शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए, देखो सबसे पहले आप जब वन शॉट देखते हो तो उसकी यदि पीडीएफ अवेलेबल होती है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, अवेलेबल नहीं है तो जितनी भी चीजें उसमें पढ़ाई गई हैं सारी स्क्रीनशॉट लेते जाओ, सारी चीजों का जो डेरिवेशन फॉर्मूला जो रिजल्ट्स है जो भी आपके क्वेश्चंस कराए गए हैं उस वन शॉट में सारे आप उनका स्क्रीनशॉट ले लो और एक प्रॉपर फोल्डर बना के उनमें स्क्रीनशॉट उस फोल्डर में डाल दो, जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, तो नेम दे दे उस सारी चीजों को बढ़िया तरीके से अरेंज कर लो और इसके बाद प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस के बाद फिर उन्हीं स्क्रीनशॉट का यूज करके शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि अब आपने प्रैक्टिस भी कर ली है, आपको ये चीज पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर प्रैक्टिस कर लो फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। देखो ऑब्वियसली फिजिक्स के फॉर्मूले हो गए या फिर केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो गई, ये चीजें आपको लिख लिख कर ही याद करनी है। तो 5 से 10 पेज के अंदर शॉर्ट नोट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैक्सिमम 1 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन जब आप ये शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपको ये सारी चीजें लिखते लिखते याद हो जाएंगी। इसलिए आप ये बिल्कुल भी मत सोचो कि वो 1 घंटा आपका वेस्ट हो जाएगा, नहीं होगा वेस्ट। 5 से 10 पेज के अंदर आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे, जिसमें आप जैसे फिजिक्स है, जैसे आपकी फिजिक्स हो गई तो आप उसमें केवल फॉर्मूले और एंड रिजल्ट लिखोगे और कुछ भी नहीं लिखना। फिजिकल केमिस्ट्री में केवल फॉर्मूले लिख लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएजेंट हो गए, जो नेमिंग रिएक्शन हो गई, जो आपके इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हो गए, और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें जो एक्सेप्शन हो गए, जो ट्रेंड हो गए, ये सारी चीजें आपको 5 से 10 पेज में लिखते जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली बिना लिखते हुए आपको वैसे भी चीजें याद होनी नहीं है। यदि आप 1 घंटे का टाइम दोगे तो वो आपको रिवीजन में भी यूजफुल हो जाएंगे शॉर्ट नोट्स, और लिखोगे तो उसी टाइम पे याद भी हो जाएंगे। इसलिए 1 घंटा देना कोई बड़ी बात नहीं है। 5 से 10 पेज में प्लीज फिजिक्स और केमिस्ट्री के आप शॉर्ट नोट्स बना लो, मैथ्स के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में एक चैप्टर्स का ऑर्डर बताने वाला हूं कि आपको किस ऑर्डर में चैप्टर्स करना चाहिए, जिससे आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपके पहले कवर हो। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इसके बाद स्टेप नंबर 4 की जो मैं बात करूं तो रिवीजन इज द की। रिवीजन आपको काफी अच्छे से करना है, क्योंकि जब आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो मैंने आपको बताया आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी। यदि आप रे ऑप्टिक्स 2 दिन में करोगे तो मतलब यह है कि 2 दिन तक ना तो आप मैथ्स पढ़ोगे ना 2 दिन तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई है। तो इसको जारी रखने के लिए कंसिस्टेंसी आप मतलब फिजिक्स जो बाकी के जो 2 सब्जेक्ट हैं उसमें आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, रिवीजन काफी अच्छे से करना है। कैसे रिवाइज करना है मैं आपको बता रहा हूं। देखो अभी आपके जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं, लेट्स टेक, अभी एक एग्जांपल के थ्रू में ले रहा हूं कि आपके अभी 15 चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं। तो अभी सबसे पहले आप क्या करो कि इन 15 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लो और 15 चैप्टर को आप पहले रिवाइज कर लो। रिवाइज करने के बाद फिर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, तो 15 रिवाइज आपने कर लिए हैं। अब 15 के बाद आप क्या करोगे, 16वां जो चैप्टर है आप वो पढ़ोगे, ठीक है। आप 16 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, अब आपके टोटल 16 चैप्टर हो गए। इसके बाद जब आप 17वां चैप्टर स्टार्ट करोगे तो पहले 16 का आपको रिवाइजन करना है। अब ये है कि आपने 16 चैप्टर ऑलरेडी रिवाइज कर लिए हैं, शॉर्ट नोट्स भी है, ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, 30, 40, 50 मिनट में आपके वो रिवाइज हो जाएंगे। आपको केवल फॉर्मूले जो है उनको पलट लेना है। इसके बाद जब आप 18 चैप्टर पर जब आप मूव करोगे तो पहले 17 का रिवीजन कर लो। इसी तरीके से जब आप 20th चैप्टर पे मूव करोगे तो पहले जो 19 चैप्टर हुए थे उनको आप रिवाइज करो।
आपको एक एक चैप्टर के डिफरेंस पे करना है रिवाइज तो वैसे कर सकते हो, या फिर आपको दो दो चैप्टर के डिफरेंस पे करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, या फिर आपको तीन तीन चैप्टर्स के डिफरेंस पे करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि या तो आप एक ही चैप्टर के डिफरेंस पे कर लो, या फिर आप दो चैप्टर के डिफरेंस पे आप जरूर करो। मतलब आप ऐसा कर लो कि अभी जैसे यदि आपके 15 हुए हैं तो इसके बाद 16वां करो, 17वां करो। जब आप 18वां स्टार्ट करोगे तो पहले 17 चैप्टर का रिवीजन कर लेना। जब आप 20th चैप्टर स्टार्ट करोगे तो पहले 19 चैप्टर का जो है रिवीजन कर लेना। तो मतलब दो नए चैप्टर्स ऐड होने के बाद पीछे के सारे चैप्टर्स को आप रिवाइज करो। तो मतलब यदि मैं आपको एक लाइन में बोलूं तो आपको एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पुराने जितने भी चैप्टर आपने लिस्ट में टिक किए थे उनको आपको रिवाइज करना है। इसके बाद स्टेप नंबर 5 जो है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी एग्जाम को यदि आपको निकालना है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को यदि आपको निकालना है, बिना मॉक टेस्ट दिए आप किसी भी एग्जाम को नहीं निकाल सकते। इसलिए मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है। अभी पहले आप ये देख लो कि आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने कंप्लीट हुए हैं। आपको क्या करना है, 30 से 35 चैप्टर्स पहले कंप्लीट कर लेने हैं। 70 चैप्टर्स आपके जी मेंस के सिलेबस में है। इन चैप्टर्स में से एटलीस्ट आपको 30 से 35 चैप्टर्स पहले आप कंप्लीट कर लो। इसके बाद फिर आप चैप्टर वाइज टेस्ट मत दो। अब आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना है। आप ट्राई करो कि वीक में आप 2 टेस्ट दे दो। आपके पास अभी 70 डेज का टाइम है, मतलब 10 हफ्ते का टाइम है। यदि आप वीक में 2 टेस्ट भी देते हो तो आप टोटल 20 टेस्ट जो है वो बिफोर फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट कर लोगे। और आपके पास 2024 के जो पेपर हैं वो भी 20 है। तो इसका मतलब ये है कि आपको 2024 के पेपर को ही टेस्ट की तरह लगाना है। मैं एक एग्जाम गोल ऐप है पीवाईक्यूज का, उसमें आपको सारे 2024 के जो पेपर्स है वो आपको टेस्ट वाइज मिल जाएंगे। तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में, आप आराम से उसको चेक करना, पहले ध्यान से सुन लो। तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न आपको क्या करना है, 2024 के जो पेपर्स हैं उनको टेस्ट की तरह देना है। हफ्ते में 2 भी लगाओगे तो 20 पेपर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको बता दिया थ्योरी वन शॉट से करना है, प्रैक्टिस में डायरेक्टली पीवाईक्यूज करना है, रिवीजन कैसे करना है मैंने बता दिया है, और टेस्ट कैसे देना। कोई टेस्ट सीरीज परचेस करने की जरूरत नहीं है यदि आपने अभी तक नहीं की है और आपका कम सिलेबस है तो फिर मत परचेस करो, क्योंकि पहले सिलेबस कंप्लीट करो और टेस्ट जो है वो 2024 के ही आप दे देना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो देखो, इससे पहले मैं आपको चैप्टर वाइज ऑर्डर बताऊं सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में मैं आपको एक चीज बता दूं कि इररिस्पेक्टिव कि आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने कंप्लीट हुए हैं, चाहे फिजिक्स में 3 हुए हो, केमिस्ट्री में 5 हुए हो, या फिर मैथ्स में 2 हुए हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या अभी भी आपके अंदर वो जिद है, क्या अभी भी आपके अंदर थोड़ी सी भी प्रोबेबिलिटी है, थोड़ी सी भी प्रोबेबिलिटी यदि आपको लगती है, थोड़ी सी भी 1% भी यदि आपको चांस लगता है। मैंने आपको बताया 150 मार्क्स चाहिए आपको, केवल 150 मार्क्स पे आपका 97 परसेंटाइल बनेगा, वहां से मोटिवेशन हाई होगा। मैंने कितनी बार ये चीज बोली है, मैंने कितनी बार बोली, इट्स नॉट अबाउट 99 परसेंटाइल, इट्स नॉट अबाउट 99 परसेंटाइल, इट्स अबाउट कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कौन सा मोटिवेशन होगा जो तुम्हें सेकंड अटेम्प्ट के लिए, जी एडवांस के लिए, यदि तुम बोर्ड दे रहे हो तो बोर्ड एग्जाम के लिए मोटिवेट करेगा। वो केवल एक ही चीज है, वो है फर्स्ट अटेम्प्ट के परसेंटाइल। यदि तुम्हारा 60 परसेंटाइल बनेगा तुम डिमोटिवेट रहोगे, और वहीं 97 परसेंटाइल बनेगा तुम्हारा मोटिवेशन हाई होगा। तो मैं वही चीज तुमसे मैं बोल रहा हूं कि कुछ भी हो जाए, कितने भी चैप्टर्स हो, बहुत सिंपल सा स्ट्रेटेजी मैंने बताया, लिस्ट बनाओ, चैप्टर टिक करो और खत्म कर दो। और जैसे नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे वैसे तुम्हारे जो मार्क्स होंगे वो भी बढ़ते जाएंगे। तो मैटर नहीं करता है कि कितने चैप्टर्स आपके कंप्लीट हुए हैं, मैटर बस ये करता है कि यदि अभी भी आपके अंदर जिद है, अभी भी यदि आप करना चाहते हो तो आप कर लोगे। इसलिए रुकना बिल्कुल भी नहीं है, लिस्ट बनाओ अभी और जल्दी से खत्म कर दो। अब एक और चीज है कि यदि आपको डेली टारगेट्स चाहिए हैं, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है डेफिनेटली, लेकिन आपको डेली टारगेट्स चाहिए है तो मेंटरशिप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस ऑर्डर में केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ्स करना है, तो वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस ऑर्डर में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स के चैप्टर्स करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो पहले कवर हो जाएंगे। तो ये आज की पूरी स्ट्रेटेजिकल वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि आपको सच में वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।